नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का AB97 क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम NCERT 10th क्लास जो विश्व समकालीन भारत इतिहास इसका अध्याय नंबर 3 है वो हम डिस्कशन कर रहे थे। जो आज का जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा विदेश में भारतीय उद्यमी। विदेश में भारतीय उद्यमी है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसल उगाने के लिए जो वास्तविक पूंजी की आवश्यकता थी। जो विश्व बाजार के लिए किनकी जो आवश्यकता थी, विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसल उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। किसकी जी? पूंजी की, जो पैसा था उसकी आवश्यकता थी। और खाद्य पदार्थ और फसल उगाने के लिए किसकी आवश्यकता थी? तो पूंजी की आवश्यकता थी। और आज जो विदेश में भारतीय उद्यमी किस प्रकार है, ये होता है किस तरह इसमें जो पूंजी है, फसल है, उगाया जाता था, उनके लिए क्या आवश्यकता थी, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो विश्व बाजार के लिए जो खाद्य पदार्थ फसल उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, और बड़े बागानों के लिए जो बड़े बागान थे उनके लिए बाजार और बैंकों से पैसा लिया जाता था। क्वेश्चन आ सकता है, विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसल उगाने के लिए किसकी आवश्यकता थी? तो हम कहेंगे पूंजी की। और बड़े बागानों के लिए जो पैसा कहाँ से लिया जाता था? तो हम कहेंगे कि जी बाजार और बैंकों में से पैसा लिया जाता था। कहाँ से? बाजार और बैंकों से पैसा लिया जाता था। लेकिन छोटे मोटे किसान क्या होता था? छोटे मोटे किसानों को क्या होता था? बड़े जो उद्यमी थे, बड़े जो व्यापारी लोग थे, वो तो पैसा क्या लेते थे? बाजार से ले लेते, किसी बड़े व्यापारी से ले लेते थे और या बैंक से ले लेते थे। जो छोटे मोटे किसान थे वो कहाँ से पैसा लाते थे, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। यहीं से जो देसी साहूकार थे और वो भी महाजन है दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी, श्रॉफ ऑफ नट्टू कोटाई चेटियारों के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है, दक्षिण पूर्व एशिया देशों में जो निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज कौन देते थे? तो हमारा जो आंसर आएगा कि जो शिकारीपुरी श्रॉफ ऑफ नट्टू कोटाई चेटियार थे, जो बहुत सारे बैंकर और व्यापारी में से थे। ये क्या दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी हेतु जो खेती हेतु है वो कर्ज देते थे। इसके लिए या तो अपनी जेब से पैसे लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। किन देशों से कर्ज लेते थे? तो हम कहेंगे यूरोपीय बैंकों से। किन से? यूरोपीय बैंकों से। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति थी। दूर दूर तक पैसा पहुंचाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि यह बहुत ही दूर तक जो पैसा है ट्रांसफ़र कर सकते थे। जब तक यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। तो हम देख रहे हैं कि विदेश में भारतीय उद्यमी है और किस प्रकार वो खर्च हो रहा है, विदेशों में किस प्रकार है भारतीय जो व्यापारी है वो व्यापार कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो बड़े व्यापारी थे वो तो पैसा कहाँ से उधार लेते थे? बैंक या बाजार से लेते थे। और छोटे मोटे किसान हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी आ पहुँचे। कि अफ्रीका में जो यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे कौन है? भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। जो अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में जो यूरोपीय उपन्यासकारों के पीछे पीछे कौन है जा पहुँचे थे? भारतीय जो व्यापारी और महाजन थे वो भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों में से आगे तक जा निकले थे। जो हैदराबादी सिंधी है ना, वो किन से हैं आगे जा निकले थे? यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे जा निकले थे। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए।
1860 के दशक से उन्होंने किसे दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े जो एम्पोरियम है वो खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों के जो आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। इन दुकानों में क्या मिलती थी? सैलानी और आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से जो सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। दिनों दिन है वो बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता। क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम बोर्ड के लिए भी कंपटीशन। भारत में पैदा होने वाले जो कपास का यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था। क्वेश्चन आएगा कि भारत में पैदा होने वाले महीन कपास का निर्यात किन देशों में किया जाता था? यूरोपीय देशों में। किस में जी? यूरोपीय देशों में जी। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। औद्योगिकरण के बाद है किसमें कपास का उत्पादन बढ़ने लगा? तो ब्रिटेन में। भारत में कपास का निर्यात किन में किया जाता? यूरोपीय देशों में किया जाता था। इस कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला और वह कपास के आयात पर रोक लगाए, स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वह महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा, कि यूरोपीय देश में क्या है, यूरोपीय देश में कपास भेजी जाती थी और उस पर टैक्स लगाया गया, जिससे भारतीय कपास आयात कम होने लगी यूरोपीय देशों में। 19वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार है वो ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों में बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना है वो करना पड़ा। क्या? 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। कि 19वीं शताब्दी में है दूसरे देशों में जो कपड़ा उत्पाद जो है के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने की तो ब्रिटिश बाजारों की जो है क्या कह रहा है कि जो सीमा शुल्क थी उसके कारण भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा है। एक दूसरे के क्या है जो प्रतिस्पर्धा होती है बाजारों में वो उसका सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े से निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सूती कपड़ों से निर्यात में लगातार क्या है? गिरावट का रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का जो प्रतिशत कितना? 30 था। 1800 के के पास कितना था? 30% था गिरावट का निर्यात का। और 1815 में कितना रह गया था? 15% रह गया था। और 1870 तक ये अनुपात केवल 3% है। वो 1870 तक कितना रह गया? 3% रह गया था। तो फिर भारत के ने किन चीज़ों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तु का निर्यात घटता जा रहा है, उतनी तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा है। 1812 से 1871 के बीच कपास का निर्यात 5% से बढ़कर कितना हो गया था? 35% हो गया था। और कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसे कि आपने पिछले किस्से में पढ़ा कि 1820 के दशक से चीन की बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत से अफीम की खेती करवाती थी, उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात में जैसा पैसा मिलता उसके बदले चीन से चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई थी। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत में ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता था। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा किसकी अवस्था में रहता था? व्यापार अधिशेष की।
और इसका मतलब ये हुआ कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। आपसी व्यापार में किसको फायदा रहता था? ब्रिटेन को। ब्रिटेन इस मुनाफे के सारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था, क्योंकि फायदा होता तो क्या दूसरे देशों के साथ जो घाटा हो रहा है ना, उसकी भी भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता था। इसे एक दूसरे के मुकाबले दूसरे देशों को होने वाले घाटे की भरपाई किसी देश से तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमा कर जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। ब्रिटेन के व्यापार में जो अधिशेष हासिल होता है उसे तथाकथित होम चार्जिंग देसी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसर और व्यापारी द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय कर्जे पर ब्याज और बाहर से काम कर चुके जो ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। और ये क्या था कि 17वीं सदी के अंत में भारत के शेष विश्व में जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग थे, जैसे गोवा है, गोवा से हिंद महासागर, बेटम है, मछलीपट्टनम है, हुगली, ये इधर चीन का विशाल लाहौर पाकिस्तान है। ये जो स्थल मार्ग है या ये रास्ता है, ये एक दूसरे विश्व से भारत एक दूसरे से किस तरह जुड़ा हुआ था। जैसे गोवा है, गोवा से लाल सागर दर्शाया जा रहा है यहाँ से। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन को हम यही विराम करते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।